गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने बात करी थी एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस की, अंतर्जात और बहिर्जात बलों की। तो आज हम अंतर्जात बलों के अंतर्गत ही देखेंगे फॉल्ट्स, रैप और फॉल्ट, वलन, समवलन और भ्रंश। साथ ही हम देखेंगे इनसे निर्मित कुछ स्थलाकृतियों को भी। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले आता है वलन। देखिए वलन क्या होता है, फोल्ड क्या होता है। तो सिंपल भाषा में ये समझिए कि क्षैतिज और स्पर्शरेखीय बल परस्पर आमने सामने जब काम करते हैं, जैसे कोई धरातल है, इसके ऊपर दो बल आमने सामने काम कर रहे हैं। इन बलों के आमने सामने काम करने से ये जो सतह है ये संपीड़ित हो जाती है, और ये जो ऊंचा नीचा ये बना हुआ है, लहरनुमा मोड़ जो बने हैं, इन्हीं लहरनुमा मोड़ों को हम कहते हैं वलन या फोल्ड। ठीक है। चट्टानी स्तर में इस प्रकार का जो मुड़ाव होता है उसी को हम कहते हैं वलन। वलन के ऊपर उठे भाग को कहते हैं अपनति, एंटीक्लाइन, और इसका जो नीचे धंसा हुआ भाग है उसको कहते हैं अभिनति या सिंक्लाइन। ठीक है, सिंपल है। अब ये डायग्राम आप देख सकते हो, ये जो ऊपर उठा भाग है इसको कहेंगे अपनति, और जो नीचे धंसा भाग है इसको कहते हैं अभिनति या सिंक्लाइन। तो एंटीक्लाइन हो गया ये, और ये आपका हो गया सिंक्लाइन या अभिनति। हम अब देखते हैं फोल्ड के कुछ पार्ट्स को। सबसे पहले लिम्ब। तो ये क्या है, फ्लैंक्स हैं, मतलब जो वलन है उसकी जो भुजाएं हैं ये आपकी लिम्ब कहलाती हैं। ठीक है। ये ध्यान रखने की बात है कि जो वलन है उसमें बहुत सारे चट्टानी स्तर पाए जाते हैं। जैसे देखिए ये एक प्रकार की चट्टान, उसके बाद में दूसरे प्रकार की चट्टान, फिर ये अलग चट्टान, फिर ये अलग चट्टान। तो ये सारे भिन्न भिन्न चट्टानी संस्तर हैं। अब ये जो चट्टानें हैं, ये जहाँ पे जो इनके चट्टानी भाग हैं जहाँ पर ये दोनों जुड़ रहे हैं, दो, जैसे एक लिम्ब ये हो गया, दूसरा लिम्ब ये हो गया, ये दोनों जहाँ जुड़ते हैं उसको कहते हैं हिंज लाइन, हिंज रेखा। अब ये ध्यान देने की बात है कि प्रत्येक चट्टानी स्तर की हिंज लाइन अलग अलग होती है, और इन सब हिंज लाइन को मिलाने वाली जो तल है, मिलाने वाला जो तल है उसको हम कहते हैं एक्सियल प्लेन या अक्षीय तल। ठीक है। तो ये हिंज लाइन को मिलाने वाला जो तल है वो कहलाएगा अक्षीय तल। ठीक है। ये दोनों लिम्ब हो गए और ये आपका हो गया हिंज लाइन। तो आपने देखा, इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये क्या हो गया, ये आपकी हो गई, जो ऊपर उठा भाग है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है अपनति, और जो अंदर धंसा हुआ भाग है उसको कहते हैं अभिनति। तो एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन हो गई, उनके लिम्ब हो गए, और जहाँ पर ये सारे के सारे हिंज लाइन मिलते हैं वो हो गया आपका एक्सल प्लेन। तो ये कुछ भाग आपको पता होने चाहिए, इनका मीनिंग क्या होता है। अब देखिए अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार से बल काम करते हैं, दोनों तरफ से अलग अलग बल काम करते हैं। ये जैसे धरातल है, इधर सपोज करो इधर से जो बल लग रहा है वो ज़्यादा पावरफुल है, इधर का जो बल है वो कम पावरफुल है, तो उससे जो वलन बनेगा वो एक भिन्न प्रकार का बनेगा। या दोनों वलन तेज़ी से दोनों बल एक साथ तेज़ी से यदि एक्टिव होंगे, उससे अलग प्रकार का वलन बन सकता है। तो चट्टानों में जो वलन पड़ता है उसमें बहुत सी जटिलताएं देखने को मिलती हैं, और उन जटिलताओं का कारण क्या है, कारण है संपीड़न की गति में अंतर होना, उनकी दिशा में अंतर होना, और उनकी साथ साथ तीव्रता में अंतर होना, उनकी इंटेंसिटी में अंतर होना। ठीक है। तो ये सारे कारण हैं जिसके वजह से वलन में अंतर उत्पन्न होते हैं। आप देखोगे इसके कारण से जो वलन बनते हैं उनमें विभिन्न आकार, विस्तार और झुकाव पाया जाता है। इन्हीं आधारों के, इन्हीं चीज़ों को लेके हम जो वलन है उनको वर्गीकृत करते हैं। तो देखिए किस प्रकार से उनको वर्गीकृत कर सकते हैं। वलन के प्रकार, वलन के कुछ प्रमुख प्रकार निम्न हैं। सबसे पहले आता है आपका सम्मित वलन या सिमेट्रिक फोल्ड्स। सम्मित का मतलब ऐसा है दोनों तरफ बराबर, तो जो दो भुजाएं होंगी वलन की, ठीक है, ये हिंज लाइन है, इसकी दोनों तरफ जो भुजाएं हैं वो दोनों ही है एक ही कोण पे झुकी होंगी। ये दोनों का जो झुकाव है या एंगल है वो लगभग समान मिलेगा, इसको कहेंगे हम सम्मित वलन। इस प्रकार के वलन की दोनों भुजाएं समान और उनका झुकाव बराबर होता है, तो कह लेंगे इसको कहेंगे हम सिमेट्रिक फोल्ड्स। दूसरा होता है एसिमेट्रिक फोल्ड्स या असम्मित वलन। तो एसिमेट्रिक फोल्ड्स क्या होगा कि इस वलन में जो भुजाएं हैं, ये जो भुजाएं हैं वो अलग अलग एंगल पे आपको झुकी हुई मिलेंगी। जैसे ये हो गया, ये एंगल ज़्यादा है और ये एंगल कम है, तो ये कहलाएगा किस प्रकार का वलन, असम्मित वलन। तीसरा है एक द्विघ्नत वलन, मोनोक्लाइनल फोल्ड। मोनोक्लाइनल फोल्ड में क्या होगा कि एक भुजा है वो 90 डिग्री पे होगी इस प्रकार से, तो जो ये इस प्रकार का जो फोल्ड होगा उसको कहेंगे हम एक द्विघ्नत या मोनोक्लाइनल फोल्ड। एक भुजा का ढाल समकोण होगा और दूसरे का ढाल इसमें मंद मिलेगा। इसको इस डायग्राम में देख सकते हैं।
एक नंबर है वो है आपका सममित वलन या सिमेट्रिक फोल्ड। दूसरे में देखोगे आप एक भुजा का ढाल मंद है और दूसरे का ढाल ज़्यादा है, इसको कहेंगे हम असममित वलन या एसिमेट्रिक फोल्ड। तीसरा जो है इसमें एक जो भुजा है वो लगभग 90 डिग्री पे है, तो ये है आपका एक द्विघ्नत या मोनोक्लाइनल। इसके बाद में दूसरा है जो फोर्थ नंबर है उसमें है समनत वलन, और 5 नंबर पे है वो है आपका परिवलित वलन। तो इसमें क्या होगा कि जो 4 नंबर या समनत वलन है इसमें झुकाव लगभग समानांतर होता रहता है, लेकिन ये क्षैतिज नहीं हो पाता। लेकिन जब ये दोनों जो भुजाएं हैं वो क्षैतिज रूप से वो हो जाएंगी, स्थापित हो जाएंगी, तो उसको कहेंगे हम परिवलित वलन। देख लेते हैं एक बार इसको फिर से। समनत वलन या आइसोक्लाइनल क्या होता है? आइसोक्लाइनल फोल्ड का मतलब होता है कि इस वलन में पार्श्ववर्ती भुजाएं ऊर्ध्वाधर रूप से समानांतर हो जाती हैं। इनका निर्माण होता है समान संपीड़नात्मक बल के कारण, और इसकी भुजाएं एक दूसरे से इतने निकट हो जाती हैं कि इनके टूटने की संभावना बन जाती है। और जो अगला है जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, परिवलित वलन या रिकम्बेंट फोल्ड, उसमें क्या होता है कि ये क्षैतिज रूप से समानांतर ही हो जाते हैं। रिकम्बेंट फोल्ड या परिवलित वलन में ये जो दोनों फोल्ड की दोनों भुजाएं हैं वो एक दूसरे के लगभग समानांतर हो जाती हैं। ठीक है, तो ये फोल्ड हैं, कुछ वलन के प्रकार हैं। इसके बाद में आता है ग्रीवाखंड या नापे। ग्रीवाखंड में क्या होता है, जब परिवलित वलन बन जाता है, जैसे परिवलित वलन है, इसमें क्या होता है कि एक भुजा जो है वो यहाँ से टूट के कहीं और जाके स्थापित हो जाती है। इस प्रकार के जो भाग हैं उनको कहते हैं ग्रीवाखंड या नापे। इसके एग्जाम्पल आप देखोगे कश्मीर की पीर पंजाल सीरीज़ और गढ़वाल हिमालय में आपको बहुत से ग्रीवाखंड या नापे देखने को मिलेंगे। ये जैसे आप डायग्राम में भी देख सकते हो, ये जो भाग है ये थ्रस्ट की वजह से, फोर्स की वजह से यहाँ से अलग जाके कहीं पे गिरेगा, उसको हम कहेंगे ग्रीवाखंड या नापे। अब ये हो गया वलन। अच्छा, एक बार हम फिर से देख लेते हैं डायग्राम के थ्रू। जैसे ये सिमेट्रिक फोल्ड है, ये आपका एसिमेट्रिक या असममित वलन है, ये ओवरटर्न्ड वलन है, ये रिकम्बेंट जो मैंने कहा आपका, और ये है इसका हमने अभी देखा नहीं तो छोड़ सकते हैं। इस डायग्राम, ये वाला डायग्राम आप देख सकते हैं, ये आपको एग्जाम में भी बनाने में इजी रहेगा। 1 नंबर है आपका सममित वलन, 2 नंबर है असममित वलन, फिर आपका एक द्विघ्नत वलन, ये आपका समनत वलन, और ये है परिवलित वलन, और उसके बाद में हमने पढ़ा ग्रीवाखंड या नापे क्या होता है। ठीक है, तो ये कुछ वलन है, इनके प्रकार हमने देखे। अब बात करते हैं वलन के बाद में समवलन की। रैप क्या होता है? तो समवलन रैपिंग में क्या होता है कि वलन और समवलन लगभग एक ही जैसी क्रियाएं हैं, लेकिन समवलन का जो क्षेत्र है वो इनका व्यापक होता है। मतलब समवलन का जो प्रभाव क्षेत्र होता है वो वलन की तुलना में व्यापक होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि भूतल का भाग या तो भूतल का विस्तृत भूभाग या तो सतह से ऊपर उठ जाता है जिसको कहते हैं उच्च समवलन, या वो नीचे धंस जाता है उसको कहते हैं अवसमवलन। ठीक है, तो उच्च समवलन और अवसमवलन क्या है? वलन के व्यापक स्तर पर ऊपर और नीचे के जो गतिशीलता है उसी को कहते हैं हम उच्च समवलन और अवसमवलन। उसके बाद में लेते हैं भ्रंश। देखिए, भ्रंश होता है आपका तनाव से निर्मित संरचना। इसमें देखिए, जैसे ये कोई सतह है, तनाव में क्या होगा कि एक बल इधर काम कर रहा है, दूसरा बल इधर काम कर रहा है, तो ये जो यहाँ से ये टूटेगा, जहाँ से ये टूटता है उसको कहते हैं फोल्ट प्लेन या भ्रंश तल। तो तनाव के कारण भ्रंश तल से चट्टानों की आपेक्षिक गति के कारण जो विस्थापन होता है उससे निर्मित होते हैं भ्रंश। ये मैंने इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। भ्रंश को भी उनकी उत्पत्ति के आधार पर बहुत से प्रकारों में वर्गीकृत कर सकते हैं। कुछ एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। सबसे सिंपल जो है वो है आपका नॉर्मल फोल्ट या सामान्य भ्रंश। सामान्य भ्रंश में कुछ नहीं होता। उसमें क्या होता है कि चट्टानों पर जब तनाव पड़ता है उससे क्या होता है कि दोनों खंड, चट्टान के दोनों खंड एक दूसरे से विपरीत दिशा में खिसक जाते हैं, तो उसको कहते हैं हम सामान्य भ्रंश। चट्टानों में तनाव के कारण दरार उत्पन्न होती है और तनाव सक्रिय रहता है, तो भ्रंश रेखा या भ्रंश तल के सहारे दोनों कगार या उसके जो पार्ट्स हैं उनका संचरण होना प्रारंभ होता है और एक भाग नीचे की ओर खिसक जाता है।
उसको कहते हैं हम सामान्य भ्रंश। आप एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं। ये देखिए, इसमें ये जो खंड था ये पहले यहाँ तक था, ये नीचे खिसक गया, तो क्या बना? सामान्य भ्रंश। व्युत्क्रम भ्रंश या रिवर्स फोल्ट इसका ऑपोजिट है, जस्ट उल्टा है। इसमें क्या होता है? सामान्य भ्रंश के विपरीत जब भूखंड में दरार पड़ने पर दोनों स्थलखंड एक दूसरे की ओर खिसकते हैं, एक दूसरे की ओर फोर्स से खिसकेंगे। ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो इस वजह से क्या होता है? ये बेसिकली इसमें आपका तनाव ना लग के इसमें कंप्रेशन लगता है। इसको कंप्रेशनल फोल्ट्स भी बोलते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? संपीड़नात्मक फोल्ट। मतलब एक दूसरे के फोर्स लगाते हैं तो एक भाग ऊपर चला जाता है, दूसरा भाग नीचे खिसक जाता है। इसको कहेंगे हम व्युत्क्रम भ्रंश या रिवर्स फोल्ट। तीसरा जो है उसको कहते हैं नतिलंबी भ्रंश या स्ट्राइक फोल्ट। स्ट्राइक फोल्ट में क्या होता है कि इनका जो संचलन जो होता है वो क्षैतिज दिशा में होता है। देख रहे होंगे आप, इसमें क्षैतिज रूप से संचलन होता है, एक दूसरे की तरफ ये खिसकते हैं। इसको कहते हैं नतिलंबी भ्रंश या स्ट्राइक फोल्ट। इसके अलावा एक और होता है सोपानी भ्रंश या स्टेप फोल्ट्स। सोपानी भ्रंश या स्टेप फोल्ट्स क्या होता है? जब कई भ्रंशों का इस प्रकार निर्माण होता है कि सभी भ्रंश तल के ढाल एक ही दिशा में होते हैं, तो उससे आपको क्या लगेगा? ऐसे लगेगा कि जो वो भ्रंश बने हैं वो स्टेप्स में बने हैं, मतलब सीढ़ी नुमा उसमें बने हैं। जैसे आप देखोगे, इसका एग्जाम्पल यूरोप की जो राइन घाटी है वो सोपानी भ्रंशों पर ही निर्मित है। तो ये हो गए कुछ भ्रंश के प्रकार। अब इसमें दूसरी बात यह है कि भ्रंशों के निर्माण के कारण कई और स्थलाकृतियाँ मिलती हैं, घाटियाँ या फिर आपको पर्वत देखने को मिलते हैं। जैसे भ्रंश घाटी हो गया, रैंप घाटी हो गया, ब्लॉक पर्वत हो गया, होस्ट हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो स्थलाकृतियाँ हैं या जो लैंडफॉर्म्स हैं, ये भ्रंशों के कारण बनती हैं। अब आप देखेंगे इसमें, इनको शॉर्ट में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं भ्रंश घाटी होता क्या है। तो भ्रंश घाटी क्या होता है? भ्रंश घाटी का विकास तब होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के मध्य का चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाता है। मतलब सपोज करो ये ऐसा कुछ भाग था, इसमें ये जो खंड है ये नीचे की ओर चला गया, तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा। ये दोनों भाग हो जाएंगे कगार, उठे हुए भाग, और ये नीचे बन जाएगी घाटी। तो इसको बोलेंगे हम रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी। मतलब जब दो सामान्य भ्रंश कई किलोमीटर की लंबाई में इस प्रकार से रहते हैं कि उनके बीच का भाग जो है नीचे धंस जाता है। बीच का भाग नीचे धंस जाने से क्या होगा? बेसिन या घाटी नुमा संरचना का निर्माण होगा ऐसे। ठीक है, तो ये जो कहलाएगा इसको कहेंगे हम भ्रंश घाटी। ये लंबी, सक्रिय और गहरी होती है। इसे जर्मन भाषा में ग्राबेन भी बोलते हैं। तो ग्राबेन और रिफ्ट वैली आपको समझना पड़ेगा कि क्या होती है कि जब भ्रंश बनता है तो जो बीच वाला भाग है वो धंस जाता है और आसपास के जो भाग हैं वो ऊपर उठे रहते हैं। जो घाटी नुमा संरचना बनती है उसको कहते हैं हम रिफ्ट वैली। इसके बाद देखोगे आप, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो रिफ्ट वैली के एग्जाम्पल हैं। जैसे जॉर्डन की प्रसिद्ध भ्रंश घाटी, जिसमें क्या है? मृत सागर स्थित है। ठीक है, जो समुद्र तल से भी नीचे है। इसी प्रकार आप देखोगे अफ्रीका में बहुत सारी झीलें हैं वो भ्रंश घाटी में बनी हुई हैं, जैसे न्यासा, रुडोल्फ, टंगानिका, अल्बर्टा। इसके अलावा यूएसए में जो कैलिफोर्निया है वहाँ पर जो मृत घाटी है, डेथ वैली है, वो भी एक भ्रंश घाटी में ही बनी हुई है। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। भारत में देखोगे आप तो भारत में नर्मदा, ताप्ती और ऊपरी दामोदर, अपर दामोदर जो नदी घाटियाँ हैं, दामोदर वैली की जो नदी घाटियाँ हैं, वो भ्रंश घाटियों के उदाहरण हैं जिनसे होकर नदियाँ प्रभावित होती हैं। तो ये हो गया भ्रंश घाटी। नेक्स्ट आप देखोगे इसमें ये जो ग्राबेन है, मतलब देखिए ये स्थलखंड पहले यहाँ तक था, लेकिन ये और ये भाग तो स्थिर रहे और बीच वाला भाग है वो नीचे धंस गया। तो इसकी वजह से क्या बना आपका? रिफ्ट वैली। और इसमें से नदी प्रवाहित हो रही है या झील बनी हुई है या बहुत अन्य कुछ भी जो आपकी लैंडफॉर्म में वो निर्मित हो जाता है। अगला जो है वो है आपका रैंप वैली। रैंप वैली क्या होता है? देखिए, रैंप घाटी का निर्माण उस स्थिति में होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच का स्तंभ यथास्थिति में रहे, परंतु संपीड़नात्मक बल के कारण किनारों के दोनों स्तंभ ऊपर उठ जाएं। ये भाग ऐसा था, लेकिन क्या होता है, बीच का स्तंभ तो वैसा का वैसा रहा, लेकिन जो आसपास के दोनों भाग हैं वो ऊपर उठ गए। ये ऊपर उठ गए, मतलब ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों भाग ऊपर उठ गए। तो ये जो घाटी निर्मित हुई है, इस घाटी को क्या कहेंगे? इस घाटी को कहेंगे रैंप घाटी।
ठीक है, समझ में आया? तो फिर एक बार बोलता हूँ, रैंप घाटी का निर्माण उस स्थिति में होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच का स्तंभ, ये बीच का स्तंभ है, यथास्थिति में रहे, परंतु संपीड़नात्मक बल के कारण किनारों के दोनों स्तंभ ऊपर उठ जाएं, तो ये घाटीनुमा संरचना बनती है, उसको हम बोलते हैं रैंप वैली। असम की जो ब्रह्मपुत्र घाटी है वो रैंप घाटी का एक प्रमुख उदाहरण है। नेक्स्ट, ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स जो हैं, जब दो भ्रंशों के बीच का स्तंभ तो यथावत रहे और किनारों के स्तंभ नीचे धस जाए, रैंप का जस्ट उल्टा। जैसे मैं बताता हूँ, ये आपके सपोज करो कोई धरातल है, इसमें किनारों के स्तंभ जो है वो नीचे धस गए, तो ऐसा बनेगा ये भाग तो ऊपर उठा रह गया और ये आसपास के दोनों भाग नीचे रह गए, तो ये पर्वतनुमा संरचना बन गई। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। इसमें क्या होता है कि किनारों के जो भाग हैं वो नीचे चले जाते हैं, तो ये क्या बनाएंगे फिर? ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो आप, भारत का जो सतपुड़ा पर्वत है, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट और वॉशजेस पर्वत श्रृंखला है, यूएसए में शेरा नेवादा और पाकिस्तान का जो सोल्ट रेंज ब्लॉक पर्वत है, ये सोल्ट रेंज जो है ये ब्लॉक पर्वतों के प्रमुख उदाहरण हैं। इसके बाद अब देखोगे तो आता है होस्ट। क्या होता है होस्ट? आप देखोगे कि जब दो भ्रंशों के किनारों के स्तंभ यथावत रहते हैं, दो भ्रंशों के किनारों के स्तंभ तो यथावत रहते हैं, लेकिन बीच का भाग ऊपर उठ जाए। पीछे हमने उसमें देखा, ब्लॉक माउंटेन में देखा कि ब्लॉक माउंटेन में क्या होता है, फिर से देख लेते हैं एक बार। ब्लॉक माउंटेन में क्या होता है कि आसपास के दोनों खंड नीचे चले जाते हैं, तो ये पर्वतनुमा संरचना दिखाई देती है। और इसमें क्या होता है, होस्ट में क्या होता है, भ्रंशों के किनारों के स्तंभ तो यथावत रहते हैं, लेकिन बीच का भाग ऊपर उठ जाता है। जैसे सपोज करो ये है कोई स्थल भाग, कोई धरातल है, इसमें किनारों के भाग तो ऐसे कैसे रहेंगे, लेकिन ये जो भाग है इसमें उठान हो जाता है, ये ऊपर उठ जाता है, तो भी ये क्या बनाएगा? होस्ट पर्वत बनाएगा। ठीक है, ये इनमें कुछ नहीं हुआ, बट ये जो बीच का भाग था, बीच का खंड था, ये ऊपर उठ गया। तो इस प्रकार से जो पर्वतनुमा संरचना बनती है उसको बोलते हैं होस्ट माउंटेन्स। जर्मनी का हॉर्ज पर्वत इस प्रकार का पर्वत का प्रमुख उदाहरण है। इसके अलावा आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो होस्ट माउंटेन्स के एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब आप ये सिंपली देखिए कि हमने अभी जो शिलाकृतियों की बात की उसमें हमने देखा भ्रंश घाटी, रैंप घाटी, ब्लॉक पर्वत और होस्ट पर्वत, ये लगभग एक ही जैसे बनते हैं, लेकिन इनके बनने का जो तरीका है, जो भूसंचलन की क्रिया है, उसके आधार पर इनको विभिन्न भागों में डिवाइड करते हैं। एक और बात है कि जो होस्ट पर्वत है और ग्राबेन है, रिफ्ट वैली है, ब्लॉक पर्वत के एग्जाम्पल्स भी हैं, ब्लॉक पर्वत का निर्माण भी करते हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो, ये तली जब खिसक जाएगी यहाँ से यहाँ तक थी, लेकिन जब नीचे खिसक गई तो इसने ग्राबेन या रिफ्ट वैली बना दी। होस्ट पर्वत के आसपास के दोनों भाग नीचे चले गए, तो ये भाग ऊपर उठा रह गया, जिसको कहते हैं हम होस्ट। ठीक है, तो ये आपके नॉर्मल फोल्ड्स के दशा में ये सारे जो भूआकृतियाँ हैं वो निर्मित होती हैं। तो इस वाले वीडियो में हमने देखा कि वलन क्या होता है, फोल्ड क्या होता है और फोल्ड क्या होता है, वलन और भ्रंश किस प्रकार से विभिन्न भूआकृतियों का निर्माण करते हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स और जो वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है उसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।